हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है भाई। ठीक है, और अब हमारी केमिस्ट्री जो है वो शुरू हो चुकी है। हमारी बायो आपकी ख़त्म हो गई और केमिस्ट्री अब शुरू हो चुकी है। केमिस्ट्री में मैं आपको मैक्स टू मैक्स PYQ कराने की कोशिश करूँगी। केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे, मैक्स टू मैक्स अपना PYQ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, हर टॉपिक में जितना हो सकेंगे अपना PYQ हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपको मटेरियल देने की कम ट्राई करूँगी, क्योंकि केमिस्ट्री में जब आप कंटेंट लेते हो तो बहुत एक लेंदी क्लास हो जाती है। ठीक है भाई, तो जो बच्चे रिवाइज कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और आपका SSC GD का जो पेपर है वो काफ़ी नज़दीक आ रहा है। ठीक है भाई, तो आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके उसके लिए मैं मैक्स टू मैक्स आपको PYQ सॉल्व कराने की कोशिश करूँगी। ठीक है भाई, आज हमारी क्लास है 30, यानी कि 30वीं क्लास है हमारी। और इससे पहले हमारी 29 क्लासेस हो चुकी हैं। 29th क्लास से कल आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट हुई है। ठीक है, इससे पहले आपकी बायो की क्लासेस चल रही थी। ठीक है भाई, और हमारा आज का केमिस्ट्री स्टार्ट है। हमारा ये मिशन चल रहा है, मिशन सफलता बैच। आपको पता ही है कि GD में आपको सफलता दिलाने के लिए ये बैच चला हुआ है हमारा। ये हम पांचों टीचर्स जो है आपको YouTube पे डेली फ्री पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छे से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, YouTube पे बिल्कुल आपकी क्लासेस जो हैं वो हमारी 11 बजे से सुबह शुरू हो जाती हैं और शाम को जो है वो 7-8 बजे तक भी क्लासेस आपकी डलती रहती हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स का आपका प्रैक्टिस सेट भी डलना शुरू हो गया है। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, बहुत अच्छे से करते रहें। बैच का नाम है SSC GD मिशन सफलता बैच, जो कि आपको 60 डेज़ में हमारा आपका रहता है। एक टारगेट है 60 डेज़ का कि 60 डेज़ में क्या करेंगे हम लोग, आपका सारा सिलेबस जो है वो रिवाइज करा देंगे इन PYQ फॉर्म। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसमें कुछ डिटेल मैंने पहले ही लिखी हुई है, क्योंकि फिर क्लास में लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जो बच्चे रिवाइज कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास मतलब एक 1-1.5 घंटे की क्लास जाती। तो इसको छोटा सा कंसाइज फॉर्म में करने के लिए मैंने पहले से मटेरियल आपके लिए लिख दिया है। मटेरियल क्या है पढ़ते हैं। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेटल और नॉन मेटल के। मेटल यानी कि आपकी धातु, मेटल यानी कि आपकी धातुएं, और नॉन मेटल यानी कि आपकी अधातुएं। ठीक है भाई, हिंदी वाले टेंशन ना ले, मैं सब कुछ हिंदी में समझाऊंगी। ठीक है भाई, पहला पॉइंट है हमारा टोटल एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, यानी कि आवर्त सारणी में कुल तत्व कितने हैं। तो आवर्त सारणी में हमारे कुल तत्व हैं 118। अब 118 को जो है वो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, जैसे 118 में से आपके टोटल मेटल यानी कि धातु, 118 में से आपकी धातु कितनी है आवर्त सारणी में, तो धातु है आपकी 93 आपकी धातुएं हैं। उसके बाद टोटल नॉन मेटल कितने हैं, यानी कि अधातुएं कितनी हैं, तो अधातु आपकी कितनी है 18। और उसके बाद आपके मेटलॉइड्स कितने हैं, मेटलॉइड्स हैं आपके 7, यानी कि 7 आपके क्या हैं, 7 आपके मेटलॉइड्स हैं। क्लियर है भाई, तो ऐसे करके आपके 118 आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको 3 भागों में आपका विभाजित किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आपका मोस्ट रिएक्टिव मेटल ऑन द अर्थ, मतलब जैसे हमने अभी पढ़ा कि पूरी धरती पे कितने प्रकार के धातु हैं जिनसे धरती पे हर चीज़ बनी हुई है। हर चीज़ मतलब कोई भी चीज़, जैसे मैंने आपको कल हमने केमिस्ट्री की शुरुआत की थी तो मैंने आपको क्या बताया था कि पूरी अर्थ पे 2 तरीके की चीज़ें हैं, एक लिविंग थिंग है, एक नॉन लिविंग थिंग है ना। जो नॉन लिविंग थिंग है वो उसकी बेसिक यूनिट क्या है, एटम है। और जो लिविंग थिंग है उसकी बेसिक यूनिट क्या है, उसकी बेसिक यूनिट आपकी सेल है। तो जो एटम है ना, बेसिक एटम है जो, वो कितने तरीके के सब्सटेंस टोटल आपके बनाते हैं, टोटल कितने तरीके के आपके तत्व बनाते हैं धरती पे, तो वो 118 तरीके के तत्व बनाते हैं। 118 इन तत्वों से मिलकर आपका पूरा ब्रह्मांड, आपकी पूरी धरती, सारी नॉन लिविंग थिंग, सारी चीज़ें इन्हीं से बनी हुई है। मतलब धरती की कोई भी चीज़ हो धरती की, वो सब इन 118 एलिमेंट से ही मिलकर बनी हुई है। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब 118 में से हमने अभी पढ़ा कि मेटल कितने हैं, 93 मेटल हैं। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि 93 मेटल में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव यानी कि सक्रिय, सबसे ज़्यादा सक्रिय आपका मेटल धातु कौन सा है। सबसे ज़्यादा सक्रिय का मतलब है कि जो सबसे ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनाता है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड बनाता है, सबसे ज़्यादा दूसरों से मिलना जुलना जो पसंद करता है, तो वो कौन है आपका, वो है आपका पोटेशियम। और पोटेशियम का आपको किस चीज़ से डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, और दूसरा आपका क्या है, सोडियम यानी कि Na।
क्लियर है भाई। अगला है आपका मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। पहले तो अर्थ क्रस्ट का मतलब क्या है? अर्थ क्रस्ट का मतलब ये है कि ये हमारी धरती है, ये हमारी धरती है, और हमारी धरती पे, हमारी इस धरती की सबसे ऊपर लेयर, हमारी धरती की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, ऊपर वाली लेयर है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अर्थ क्रस्ट। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अर्थ क्रस्ट। हिंदी में इसको कहते हैं भूपर पट्टी। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? भूपर पट्टी कहते हैं। और इस भूपर पट्टी पे जितने भी मेटल्स पाए जाते हैं, तो उनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा मेटल पाया जाता है? तो दैट इज़ एल्यूमिनियम, यानी कि एल्यूमिनियम जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्लियर भाई। नेक्स्ट है आपका द फर्स्ट मेटल डिस्कवर और यूज, यानी कि जब धरती पे कोई भी सभ्यता की शुरुआत हुई, कोई भी एनिमल या इंसानों ने या आदि मानवों ने कभी अगर जीवन में पहली बार, मतलब कभी पहले पुराने ज़माने में आदि मानवों की भी बात करें, अगर हम यहाँ पे आदि मानव की बात भी करेंगे, तो सबसे पहले ऐसा कौन सा मेटल था, ऐसी कौन सी धातु थी जो इस्तेमाल में लाई गई? तो दैट इज़ कॉपर, यानी कि तांबा, यानी कि तांबा। क्लियर है भाई? क्लियर है ना? आगे कहते हैं, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे मेटल्स की। अब मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इनके अपोजिट प्रॉपर्टीज़ मैं आपको नॉन मेटल्स की बताती रहूँगी। इनके अपोजिट प्रॉपर्टीज़ मैं आपको नॉन मेटल्स की बताती रहूँगी। जो मेटल होते हैं उनके उल्टे जो है वो नॉन मेटल्स होते हैं। उनके उल्टे क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। ध्यान से सुनो। मेटल्स में पहली प्रॉपर्टी है आपकी ऑल मेटल्स आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। आपको पता है कि हमारी धरती पे जो नॉर्मल, अगर हम मैटर की स्टेट की बात करें, पदार्थ की अवस्था की बात करें, तो उसमें हम सिर्फ 3 ही अवस्था पढ़ते हैं, आपकी सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि आपका ठोस, तरल और आपकी गैस। समझ में आया? तो उसमें से जो आपके मेटल होते हैं वो सॉलिड स्टेट के होते हैं। जितने भी मेटल आपको मिलेंगे सब सॉलिड स्टेट में मिलेंगे, सब आपको ठोस मिलेंगे। जैसे आप अपने आसपास भी देख लो, अगर आपके पास कोई भी है, लोहा है, एल्यूमिनियम है, तांबा है, कांसा है, पीतल है, ये सब क्या है? ये सब मेटल्स में आता है। तो और एल्यूमिनियम है, आपका सोना है, चांदी है, ये सब क्या है? ये सब मेटल है। और आपको पता है कि ये सारे आपको किस में मिलते हैं? सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, ठोस अवस्था में मिलते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है मरकरी। एक्सेप्शन क्या है? मरकरी। मरकरी, ठीक है। मरकरी को किस चीज़ से डिनोट करते हैं? Hg से डिनोट करते हैं। मरकरी जो है वो अकेला ऐसा आपका मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। मरकरी यानी कि हिंदी में इसको क्या कहेंगे? पारा कहेंगे। अब आप ये सोच रहे हो कि मैडम मरकरी को जो है वो Hg क्यों कहते हैं? क्योंकि मरकरी का नाम है हाइड्रा गायरम। मरकरी का जो रियल नेम है वो है हाइड्रा गायरम। हाइड्रा गायरम मरकरी का साइंटिफिक नेम अगर पूछा जाए तो वो है हाइड्रा गायरम। और हाइड्रा गायरम इसका नाम होने की वजह से ही इसको क्या कहते हैं? इसको Hg कहते हैं। और वैसे इसका पूरा नाम लिया जाए तो इसको मरकरी कहते हैं, यानी कि पारा कहते हैं। क्लियर है ना भाई? आगे बढ़ते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो मेटल्स होते हैं वो ऊष्मा, मेटल्स क्या होते हैं? ऊष्मा और आपका विद्युत के कुछ सुचालक होते हैं। ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं क्या? आपके मेटल्स। सुचालक का मतलब क्या है? सुचालक का मतलब है कि जितने भी आपके मेटल्स होते हैं उनके अंदर से आपकी ऊष्मा यानी कि हीट, यानी कि गर्मी, और आपकी विद्युत यानी कि करंट, जो करंट, विद्युत करंट होता है वो वाला आराम से ऐसे करके फ्लो हो जाएगा, उसके सुचालक होते हैं, यानी कि उसको अपोज नहीं करते ये लोग। ठीक है भाई। अब इसके बाद इसमें मैंने लिखा है कि मोस्ट कंडक्टिव कौन है फिर, यानी कि ऐसा कौन सा मेटल है जो सबसे ज़्यादा आपका हीट और इलेक्ट्रिसिटी को फटाफट पास करेगा, बिल्कुल एकदम स्पीड से करंट पास हो जाएगा जिसमें से, तो वो है आपका Ag। वो क्या है आपका? वो है आपका Ag। Ag समझ में आ गया? Ag आपका है। और दूसरा आपका क्या है? Cu। Cu यानी कि आपका कॉपर है। और तीसरा आपका क्या है? Ag का मतलब क्या होता है? किसी किसी बच्चे को नहीं पता होगा, तो Ag का मतलब है सिल्वर। Ag का मतलब है सिल्वर, ठीक है। Cu का मतलब क्या है? Cu का मतलब है कॉपर। और Al का मतलब क्या है? Al का मतलब है एल्यूमिनियम। Al का मतलब क्या है? Al का मतलब है एल्यूमिनियम। क्लियर है भाई?
लीस्ट कंडक्टिव क्या है? लीस्ट कंडक्टिव का मतलब कि ऐसा कौन सा मेटल है जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास तो होने देता है, लेकिन वो बेचारी धक्का मुक्की करके पास होके जाती है कि भाई साहब प्लीज मुझे जाने दो, ऐसे करके रिक्वेस्ट करके जाती है। तो ऐसा आपका एक ही मेटल है और वो है आपका जिंक, और जिंक को डिनोट करते हैं Zn से, Zn से। क्लियर है भाई? सॉरी भाई। आगे बढ़ते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है मेटल्स आर मैलिएबल, कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। मैलिएबल का मतलब क्या है? आघात वर्धनीयता। मैलिएबिलिटी का मतलब है आघात वर्धनीयता, वर्धनीयता। इसका मतलब क्या है कि आपका मेटल्स के अंदर यानी कि धातुओं के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं मैलिएबिलिटी यानी कि आघात वर्धनीयता। इसका मतलब ये है कि हम मेटल्स को कितना भी मारे। आघात का मतलब क्या होता है? आघात का मतलब होता है किसी चीज पे पंच आउट करना, किसी चीज पे मारना, किसी चीज को ऐसे ठोकना, ऐसे जैसे हथौड़ा लेके आप किसी चीज को मार रहे हो, ठोक रहे हो, तो उसको कहते हैं आघात करना। उसको कहते हैं आघात करना यानी कि चोट पहुंचाना। तो आप जो है वो मेटल्स को चोट पहुंचा पहुंचा के इनको पीट पीट के और उनको एक पतली चादर में, उनको एक पतली चादर में कन्वर्ट कर सकते हो। उनको एक पतली चादर में आप उनको चेंज कर सकते हो, पतली चादर में उनको कन्वर्ट कर सकते हो। और इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं मैलिएबिलिटी। तो इसीलिए जो धातु होती हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, उनका एक गुण होता है कि वो मैलिएबल होते हैं। धातु क्या होते हैं? मैलिएबल होते हैं, यानी कि उनको पीट पीट कर एक पतली चादर में बदला जा सकता है। ठीक है, क्लियर है भाई? अब पूछा गया है मोस्ट मैलिएबल कौन सा है, मतलब ऐसा कौन सा धातु है जिसको सबसे पतली शीट और सबसे लंबी शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो दैट इज Au। Au यानी कि गोल्ड, Au यानी कि गोल्ड। अब देखो जैसे मैंने ऊपर आपका इसका नाम बताया था, तो आपका गोल्ड को Au किस लिए बोलते हैं? क्योंकि गोल्ड का जो रियल नेम है वो है ओरियम। गोल्ड का जो असली नाम है, गोल्ड तो हम अपनी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, लेकिन गोल्ड गोल्ड नहीं होता वैसे। गोल्ड का रियल नाम है ओरियम, ओरियम। ठीक है, इसीलिए गोल्ड को Au से डिनोट करते हैं। क्लियर है भाई? और लीस्ट मैलिएबल यानी कि ऐसा कौन सा है जो रो पीट के थोड़ा सा ही बढ़ेगा, ठीक है, उसमें भी वो रोआ पिट्टी मचाएगा। तो ऐसा कौन सा मेटल है? ऐसा आपका मेटल है निकेल, यानी कि निकेल यानी कि Ni। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी है आपकी मेटल्स की, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है तन्यता। डक्टाइल का मतलब होता है तन्यता। तन्यता मतलब के एक पतले वायर में, एक पतले तार में चेंज कर देना, एक पतले तार में बदल देना, पतले तार में बदलना, पतले तार में बदलना। यदि किसी मेटल को एक पतले तार में बदला जाता है तो ये बोला जाता है कि ये मेटल कैसा है? ये मेटल है डक्टाइल, यानी कि तन्य मेटल है, तन्य धातु है। तन्य धातु वो धातु होती है जो आपकी एक पतले तार में बदली जा सकती है आसानी से, इजी से। ठीक है, कि उसको कितने भी पतले तार में बदल लो वो टूटेगा नहीं, वो बदल जाएगा आराम से। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी किसकी होती है? मेटल्स की होती है। अब पूछा गया है कि मोस्ट डक्टाइल कौन है, ऐसा कौन सा है जो बिल्कुल आराम से आपका उसमें चेंज हो जाता है? तो पहला तो सबसे पहला पतले तार में कौन चेंज होता है? आपका गोल्ड यानी कि Au। ठीक है, उसके बाद उससे थोड़ा सा कम कॉपर Cu, और उससे थोड़ा सा कम आपका एल्यूमिनियम यानी कि Al। अगर पूछा जाए लीस्ट डक्टाइल कौन है, तो आपको पता ही है कि लीस्ट डक्टाइल तो मरकरी होगा, हाइड्रागायरम यानी कि Hg होगा, क्योंकि वो तो पहले ही लिक्विड फॉर्म में है ना, तो उसको तो कैसे ही बदल सकते हैं। अब मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है आपका मेल्टिंग पॉइंट का आपका मतलब होता है कि जिस पे वो सब पिघलता, जिस पे वो पिघल जाता है, जिस पे वो पिघल जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है जिस पे वो उबल जाता है, उबलना, उबलना। ठीक है, यानी कि अगर मेटल्स को हम उबालने की कोशिश करें या पिघालने की कोशिश करें, जैसे कि हम क्या करते हैं, बहुत सारा हीट देके, आपने लोहार को देखा होगा, वो बहुत सारी हीट देके क्या करता है, आपके लोहे की जो शेप होती है उसको बदलता है। तो लोहे की शेप जब वो बदलता है तो
उसको उसको बहुत सारी हीट देनी पड़ती है। तो मेटल्स का जो है वो बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। लोहे को पिघालना इतना इजी नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा आपको हीट देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा डिग्री सेल्सियस पे उसको रखना पड़ेगा। लेकिन अगर बात की जाए कि मोस्ट एमपी और मोस्ट बीपी किसका होगा, तो मोस्ट एमपी और मोस्ट बीपी आपका होगा टंगस्टन का, टंगस्टन का। और टंगस्टन का जो है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, वो होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। अब कोई कोई बच्चा सोच रहा होगा मैडम जी टंगस्टन क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं है। तो मैं अभी बताती हूँ आपको। ये आपका होता है बल्ब, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है बल्ब, ठीक है। और बल्ब के अंदर यहाँ पे एक फिलामेंट लगा होता है और फिलामेंट के ऊपर एक तार लगी होती है, ये ऐसे करके एक पतली सी ऐसे करके तार, ये जिगजैग फॉर्म वाली, ये जो जिगजैग फॉर्म वाली तार होती है दैट इज टंगस्टन, दैट इज टंगस्टन। यही तो आपको रोशनी देती है, यही तो आपको रोशनी देती है। और आपने देखा होगा कि जब ये तार टूट जाती है, जब ये तार टूट जाती है तो बल्ब फ्यूज हो जाता है, बल्ब क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, मतलब बल्ब का फ्यूज उड़ गया, है ना। तो वो बल्ब का जब फ्यूज उड़ जाता है तो उस टाइम पे टंगस्टन की तार बीच में से टूट जाती है। वो किस चीज़ की निशानी है कि भाई टंगस्टन को इससे ज़्यादा गर्मी आप नहीं दे सकते हो, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जरूर पास हुई होगी, जरूर तुम्हारे यहाँ पे फॉल्ट की लाइट आई होगी और बल्ब जो है वो फ्यूज हो गया, फुस हो गया, ठीक है भाई। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका, इसको क्या कहते हैं, इस एरिया को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फिलामेंट, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फिलामेंट। तो बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ये सवाल पेपर में आता है। अब लीस्ट एमपी और बीपी पॉइंट की बात करें तो मरकरी सबसे कम जो है, आपको पता ही है क्योंकि लीस्ट बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट मरकरी का ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि रूम टेम्परेचर पे जो है वो मरकरी लिक्विड फॉर्म में रहता है भाई। तो उसको तो आप थोड़ा सा हीट दोगे तो वो तो उबल जाएगा, है ना, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में है, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, रूम टेम्परेचर पे अगर लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो पिघल जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका मेटल्स आर लश्यर एंड सोनोरस। लश्यर का मतलब है चमकदार होते हैं, सोनोरस मतलब आवाज देते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लिया हमारे पास ये मेटल है, हमारे पास ये मेटल है और इस मेटल पे आप हथौड़े से मार रहे हो, और इस मेटल पे जैसे ही आपने हथौड़े से मारा तो आपने देखा कि मेटल से आवाज कैसी आई, धम, एक मतलब बड़ी सी एक आवाज़ हुई। अब जैसे आपके यहाँ पे जैसे आप लोग करते हो ना, कोई थाली या प्लेट अपनी किचन से लेके और उस पर कुछ चम्मच वगैरह कुछ मारते हो तो वो आपका साउंड प्रोड्यूस करती है। तो ये मेटल्स की खूबी होती है कि मेटल्स क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, आवाज़ निकालते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, इसी क्वालिटी को सोनोरस कहते हैं। और आपने देखा है कि मेटल्स का सरफेस जो है, जब नया नया हम मेटल की कोई चीज़ खरीद के लाते हैं तो वो चमकती रहती है, बाद में तो वो जंग वंग लग के और अपना गंदा गुंदू होके उस पर धूल मिट्टी जम के उसके सरफेस पे उसकी चमक कम हो जाती है। लेकिन आपको पता है कि जो प्रॉपर मेटल होगा जिस पे कोई जंग नहीं है, कोई धूल मिट्टी कुछ भी नहीं है, ठीक है, किसी भी चीज़ की लेयर नहीं है, वो आपका मेटल बड़ा चमकदार होता है, बिल्कुल चमकता है ना। जैसे सोना, जैसे हम सोना पहनते हैं तो सोने पे किसी कोई जंग नहीं लगता इतना खास, और ना ही कोई ऐसा धूल मिट्टी जमती है ना, क्योंकि हम नहाते धोते रहते हैं। तो फिर सोना जो है वो आपको पता ही है कि चमकता रहता है, चमकता रहता है सोना। तो ये दोनों क्वालिटी किसकी हो गई, ये दोनों क्वालिटी आपकी मेटल्स की हो गई। क्लियर है भाई। तो ये मेटल्स की आपकी क्वालिटीज हो गई हैं खत्म। और नॉन मेटल्स की क्वालिटी इनके ऑपोजिट होती हैं। जैसे अगर नॉन मेटल्स की बात करें, अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो देखो ऑल मेटल्स आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, लेकिन नॉन मेटल्स के बारे में आप क्या लिखेंगे कि नॉन मेटल्स जो हैं वो मोस्टली नॉन मेटल आपके कैसे होते हैं, लिक्विड फॉर्म में या तो लिक्विड फॉर्म में होते हैं मेटल्स आपके, या फिर आपके मेटल्स गैसियस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो मेटल्स आपके इन्हीं दोनों फॉर्म में होते हैं। दूसरा आपका मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे आ जाएगा नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना बहुत मुश्किल है, ठीक है भाई। तीसरा है आपका मेटल्स आर मैलिएबल, लेकिन नॉन मेटल्स आर डू नॉट मैलिएबल, वो मैलिएबल नहीं होते, उनको ऐसे शीट में चेंज करना पॉसिबल नहीं है, और डक्टाइल वाली प्रॉपर्टी भी उनमें नहीं होती है, हाई मेल्टिंग और बीपी पॉइंट भी उनमें नहीं होता है, और आपका लश्यर और सोनोरस भी उनमें नहीं होता है। क्लियर है भाई।
तो ऐसे करके आपके मेटल्स जो हैं वो नॉन मेटल्स के उल्टे हो जाते हैं आपके नॉन मेटल्स। अब आप आज का हमारा पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड कैन डिसॉल्व नोबल मेटल्स सच एज गोल्ड एंड प्लैटिनम। ऐसा कौन सा तरल पदार्थ है जिसमें सोना और प्लैटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुएं भी घुल जाती हैं। तो इसका आंसर आता है एक्वारेजिया। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा एक्वारेजिया यानी कि अम्लराज। एक्चुअल में इसको एक्वारेजिया एक्चुअल में इसको अम्लराज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये अम्लों का राजा होता है। ऐसा कोई भी अम्ल नहीं है जो अपने अंदर सोने और प्लैटिनम, इतनी महंगी जो धातुएं, इतनी लग्जूरियस जो धातुएं हैं, उनको अपने अंदर घोल सके। लेकिन ये मेटल, ये जो एसिड होता है, ये अपने अंदर घोल लेता है दोनों चीज़ों को। ठीक है, एक्वारेजिया कैसे बताओ आपको एक्वारेजिया? आपको पता है कभी कभी गांव में सोना साफ करने आते हैं, है ना, कि लाओ अपनी गोल्ड की चीज़ें दे दो। पहले ये बहुत चला था पीछे पीछे जब हम बहुत छोटे छोटे थे, और वो क्या करते हैं, अपना ज्वेलरी को सोने में डुबाते हैं, उसमें से फिर ऊपर का ज्वेलरी का लेयर जो है वो पिघल के और उसमें चला जाता है और उससे गोल्ड आपका साफ़ हो जाता है। आपको लगता है गोल्ड साफ़ हो गया, लेकिन वो आपका एक्चुअल में उस तरीके से गोल्ड चुरा के ले जाते हैं, है ना। तो ये उनका पहले का मतलब एक तरीका होता था। अब जो एक्वारेजिया होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और नाइट्रिक एसिड से। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को 3:1 के उसमें रेशियो में मिलाया जाता है और उस तरीके से फिर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब एक्वारेजिया आपका बन के तैयार होता है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एल्कलाइन मेटल। तो इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो एल्कलाइन मेटल को लेकर आपकी सही नहीं है, पूछा है। तो ऑल द एल्कलाइन मेटल्स आर सिल्वरी, वाइट, सॉफ्ट एंड लाइट मेटल, ये तो बिल्कुल सही है। अगला है, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एल्कलाइन मेटल्स आर कंसिडरेबल लो एंड डिक्रीज डाउन द ग्रुप फ्रॉम। ये क्वेश्चन भी सही है, ये भी ठीक है। ग्रुप 1 मेटल्स आर नॉन एज एल्कलाइन मेटल, ये तो बिल्कुल ठीक है। ऑल द एल्कलाइन मेटल्स हैव 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जितने भी एल्कलाइन मेटल्स होते हैं यानी कि क्षार धातुएं होती हैं वो आपकी 2 संयोजक इलेक्ट्रॉन्स रखती हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है आपका। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन है, इसको पढ़ लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग कुकवेयर, बिल्कुल सही, हम कुकवेयर बनाते हैं, खाना बनाने वाली चीज़ें बनाते हैं। मेटल्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स, बिल्कुल ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में भी आपका मेटल्स यूज़ होते हैं। मेटल्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ज्वेलरीज, बिल्कुल होते हैं, लेकिन ये वाला बिल्कुल गलत है। मेटल्स बींग्स इनहेल मेटल ड्यूरिंग की श्वसन के दौरान जीवित प्राणी धातुओं को अंदर ग्रहण करते हैं, और नहीं करते ऐसा कुछ भी। अगला सवाल है, चूज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। मोस्ट रिएक्टिव पूछा है, तो अभी हमने पीछे पढ़ा था सोडियम और पोटेशियम होते हैं, तो इसमें से आंसर आ जाएगा सोडियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मेटल्स रिएक्टिव विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, ये बिल्कुल ठीक है। नॉन मेटल्स आर मैलिएबल, नॉन मेटल्स आर मैलिएबल, ऐसा नहीं है। नॉन मेटल्स तो मैलिएबल है ही नहीं, ये प्रॉपर्टी तो आपकी मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। तो आंसर इज बी। इसमें देखो इनकरेक्ट वाला पूछा हुआ था। ठीक है, डैश इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच थिन वायर कैन बी मेड बाय स्ट्रेचिंग दैम। तो वायर बनाने वाली प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, अभी हमने पढ़ा डक्टिलिटी। ठीक है, तन्यता। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटलॉइड। मेटलॉइड का एग्जाम्पल है आपका सी, बोरोन। ठीक है, ये सब आपके मेटल्स हैं क्योंकि। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्टिव वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। आंसर बहुत अच्छा है, पोटेशियम। पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव है, इसीलिए जब इसको पानी के साथ डाला जाता है तो ये बहुत एग्रेसिवली, वायलेंटली, मतलब अपना एक ऐसे बूम वाला एक सिग्नेचर देता है और वहां से आपका हाइड्रोक्साइड ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, which of the following metals having atomic number 3 is a soft silvery metal with very low density that reacts vigorously with water। अभी हमने पीछे पढ़ा, आंसर वही आ जाएगा, लिथियम। ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्टिकल्स ऑफ विच मेटल ऑन हीटिंग टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 357 डिग्री सेल्सियस गो फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैस स्टेट। अभी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ विच एलिमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम एन एंग्लो सैक्सन वर्ड एंड इट्स सिंबल कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑरम। अभी अभी मैंने बताया कि ऑरियम गोल्ड को कहते हैं, पीछे ही आपको बताया कि गोल्ड को ऑरियम कहते हैं, इसलिए गोल्ड के पीछे AU लिखा होता है हमेशा। विच मेटल सल्फेट कंपोज्ड ऑफ पोटेशियम एल्यूमिनियम एंड सल्फेट आयंस इन द रेशियो 1:1:2 प्लेज अ रोल एज अ फ्लेम रिटार्डिंग एंड अ मॉर्डेंट एंड एस्ट्रीजेंट। आंसर आ जाएगा पोटाश एलम। पोटाश एलम मतलब कि इसको हिंदी में वैसे अगर हमारी जनरल की भाषा में कहें तो इसको फिटकरी कहते हैं। पोटाश एलम को कहते हैं फिटकरी। जहाँ कटवट लग जाता है वहाँ पे नाई वाई भी रखता है इसको, तो फिटकरी से और भी फिटकरी बहुत चीज़ों में यूज़ होती है। ये देखो ये फिटकरी का फॉर्मूला होता है, मैं इसको बिल्कुल यहाँ पे ठीक एक बार करके लिख देती हूँ। इसका ठीक फॉर्म क्या है? इसका ठीक फॉर्म है K2SO4 Al2S, एक मिनट, Al2SO4 यहाँ 3 और फिर 24H2O। ये इसका फॉर्मूला होता है, ये पोटाश एलम का फॉर्मूला है। ठीक है, ये पोटाश एलम का फॉर्मूला है। और यहाँ पे क्या पूछा है? सल्फेट। आपका यहाँ पे पूछा है कि पोटेशियम एल्यूमिनियम और सल्फेट का रेशियो, तो पोटेशियम एल्यूमिनियम और आपका सल्फेट का रेशियो पूछा है, तो 1:1:2 दिख रहा है आपको। अगर 2:4 को अगर लिखोगे तो 1:1:2 आपका रेशियो यहाँ पे आ रहा है। क्लियर है भाई? तो आज के लिए इतना ही, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ, और वहाँ पे नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो कंटेंट नहीं करेंगे, अपने फटाफट जितना हो सकेंगे मैक्स टू मैक्स हमारे PYQ सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।